इस वीडियो में दिखाई दे रही 19 साल की मनीषा, जो अपने नेचर से बहुत शांत और शर्मीली थी, उसकी जिंदगी घर और परिवार तक ही सीमित थी। लेकिन शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सफर इतना दर्दनाक और डरावना मोड़ लेगा कि देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। इस केस की आगे की परतें कई गंभीर सवाल खड़े करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय के नाम पर कभी कभी किस तरह खुलेआम धोखा हो सकता है। आज हम इस केस के हर पहलू को समझेंगे, उन सवालों को हाईलाइट करेंगे जिन्हें दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सच्चाई दब न जाए। यह मामला है हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू तहसील के धानी लक्ष्मण गांव का। 11 अगस्त 2025 को हमेशा की तरह 19 साल की मनीषा अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकली, जहां वह टीचर के रूप में पढ़ाती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उस दिन उसके उठाए गए कदम कभी दोबारा घर की दहलीज तक नहीं लौट पाएंगे। दोपहर करीब 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकलती है और पास के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने पहुंची। इस बारे में उसने अपने पिता को पहले ही बता रखा था। सीसीटीवी फुटेज में दर्ज ये सीन मनीषा की आखिरी झलक साबित हुआ। यही एकमात्र डिजिटल सबूत है जो उस दिन का सच दिखाता है। शाम होते होते जब मनीषा घर वापस नहीं आई तो परिवार की बेचैनी बढ़ गई। सबसे पहले उसके दादा को चिंता सताने लगी कि आखिर मनीषा कहाँ रह गई। समय बीतने के साथ मनीषा के दादाजी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चिंता में वह उस बस ड्राइवर के पास पहुंचे जिसकी बस से मनीषा रोजाना स्कूल जाया करती थी। ड्राइवर ने उन्हें बताया कि मनीषा आज स्कूल के बाद पास के कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने पहुंची थी, इसलिए शायद देर हो गई होंगी। यह सुनकर दादाजी को कुछ पल के लिए तसल्ली मिली। लेकिन जब शाम के 4:30 बज गए और मनीषा अब तक घर नहीं लौटी तो उन्होंने तुरंत उसके पिता संजय सिंह को फोन करके खबर दी। करीब 6:15 पर संजय के मोबाइल पर मनीषा का कॉल आता है, लेकिन यह कॉल मुश्किल से 10 सेकंड चला। उधर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और अचानक कॉल कट गया। इसके बाद जब उन्होंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो मनीषा का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ बताने लगा। घर पर पूछताछ करने पर भी यही पता चला कि मनीषा अब तक घर नहीं लौटी है। इस बीच परिवार के मन में अनहोनी का डर गहराने लगा। बिना देर किए संजय लोहारू से बस पकड़कर सीधे सिगनी के आइडल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचे, वही जगह जहां से मनीषा ने नर्सिंग फॉर्म लेना था। संजय जब कॉलेज पहुंचे तो सबसे पहले गेट पर मौजूद गार्ड से पूछा, क्या यहाँ कोई मनीषा नाम की लड़की आई थी? गार्ड ने साफ इनकार कर दिया। रिसेप्शन पर पहुंचने पर भी वही जवाब मिला कि ऐसी कोई लड़की नहीं आई। लेकिन संजय की नज़र एक अहम बात पर पड़ी। रिसेप्शन पर मौजूद तीनों कर्मचारियों के हाव भाव और बोली से साफ लग रहा था कि उन्होंने शराब पी रखी है। इस शक के बाद संजय ने तुरंत 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। लेकिन जब वे पुलिस के साथ दोबारा कॉलेज पहुंचे तो वहां का स्टाफ अचानक सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर देता है। हताश होकर संजय अपने चाचा के साथ सीधा लोहारू थाने पहुंचे और मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने की गुजारिश करने लगे। लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी बात गंभीरता से नहीं सुनी। उल्टा यह कहकर मामले को टालने लगे, लड़की किसी के साथ भाग गई होंगी या दोस्तों के साथ घूमने निकली होंगी, 1-2 दिन में खुद वापस आ जाएंगी। अपनी बेटी के लिए पुलिस के इस लापरवाह रवैये से संजय पूरी तरह टूट गए। मजबूरन वह रात को बिना किसी मदद के घर लौट आए। लेकिन अगली सुबह यानी 12 अगस्त को संजय ने हिम्मत जुटाई और दोबारा लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचे। पूरे दिन की टालन टोल और बहानेबाजी के बाद आखिरकार शाम करीब 5:30 बजे एएसआई शकुंतला ने मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद जब वह आइडल कॉलेज पहुंची और स्टाफ से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की तो कॉलेज प्रशासन ने एक नया बहाना बना दिया। उन्होंने कहा, फुटेज तभी दिखाई जाएंगी जब पुलिस की मौजूदगी में प्रोसेस पूरी की जाए। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ना तो कोई सख्ती दिखाती है ना कोई कार्रवाई करती है, बल्कि चुपचाप लौट आती है। यहाँ तक कि मनीषा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश तक नहीं की गई। 13 अगस्त की सुबह संजय को अचानक एएसआई शकुंतला का फोन आता है
उन्होंने बताया कि आइडल कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर दूर नहर के पास एक खेत में युवती की लाश मिली है और शिनाख्त के लिए उन्हें तुरंत पहुंचना होगा। ये खबर सुनते ही संजय का दिल बैठ गया। बिना समय गवाए वे घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाश को देखा उनकी दुनिया मानो बिखर गई। वह लाश मनीषा की ही थी। संजय के सामने उनकी बेटी बेजान हालत में पड़ी थी। बॉडी की कंडीशन इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी देख ले तो उसका दिल सहम जाए। मनीषा का शव खेत में पड़ा हुआ मिला, बुरी तरह डैमेज। उसका चेहरा पहचान भी नहीं आ रहा था, मानो किसी ने उसे जलाने या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हो। शरीर पर गहरे निशान थे और हालत साफ बता रही थी कि उसके साथ अमानवीय क्रूरता की गई थी। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। जो भी मनीषा की हालत के बारे में सुन रहा था उसके मन में यही सवाल उठ रहा था, आखिर इतनी हैवानियत किसने की और क्यों। गांव वालों में गुस्सा और आक्रोश तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग उस जगह इकट्ठा हो गए जहां पुलिस ने मनीषा का शव बरामद किया था। स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी सिविल अस्पताल भेज दिया। लोगों का गुस्सा सिर्फ इस वारदात पर नहीं था, बल्कि पुलिस के शुरुआती ढीले रवैये पर भी था। हर किसी का यही कहना था, अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद आज मनीषा जिंदा होती। धरने पर बैठे लोग एक ही आवाज में इंसाफ की मांग कर रहे थे। उनका साफ कहना था कि जब तक मनीषा के कातिलों को सजा नहीं मिलती यह संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन 14 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरे मामले की तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब तक गांव वाले और परिवार यही मान रहे थे कि मनीषा के साथ पहले दुष्कर्म हुआ और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन भिवानी सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट में कुछ और ही सामने आया। डॉक्टर्स ने बताया कि मनीषा की किडनी और आंतों में ऑर्गेनोफॉस्फोरस केमिकल पाया गया, जो एक तरह का कीटनाशक होता है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि मनीषा की बॉडी या कपड़ों पर किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न के सबूत नहीं मिले। यानी जिस दिशा में अब तक यह पूरा मामला जा रहा था, अचानक उसने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि मनीषा के शरीर पर किसी भी तरह के स्ट्रगल के निशान नहीं मिले। इसी आधार पर पुलिस ने जल्दबाजी में नतीजा निकाल दिया कि ना तो मनीषा का कत्ल हुआ है और ना ही उसके साथ यौन शोषण। लेकिन पुलिस की ये थ्योरी सुनकर परिवार और हरियाणा में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों का आरोप था कि सच को दबाने की कोशिश हो रही है। मामला शांत करने के लिए सरकार ने कुछ पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया और कुछ को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा विरोध को काबू करने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। परिवार का गुस्सा कम न होता देख सरकार ने 16 अगस्त को मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम करने का फैसला लिया और शव को रोहतक पीजीआई भेजा। लेकिन यहाँ की रिपोर्ट तो पहले से भी ज्यादा विवादित निकली। पीजीआई मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बयान दिया कि गले पर जो कट के निशान है वो इर्रेगुलर है और संभावना है कि किसी जंगली जानवर ने काटा हो। यही नहीं, पहली रिपोर्ट की तरह दूसरी रिपोर्ट में भी यह दोहराया गया कि कपड़ों या शरीर पर सीमन न मिलने पर रेप का एंगल साबित नहीं होता और चेहरे की स्थिति को एसिड अटैक नहीं बल्कि जंगली जानवरों का हमला बताया गया। जब ये विवादित डिटेल्स परिवार तक पहुंची तो उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक असली अपराधी पकड़े नहीं जाते वे मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसी बीच 18 अगस्त को पुलिस ने अचानक दावा किया कि उन्हें मनीषा का लिखा हुआ एक नोट मिला है। लेकिन यह बात खुद बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि शव मिलने के इतने दिन बाद यह नोट अचानक कैसे मिला, और अगर पुलिस के पास पहले से था तो इसे अब तक छिपाकर क्यों रखा गया। परिवार और जनता का मानना था कि यह सब एक बड़ा कवर अप है, किसी ऐसे ताकतवर व्यक्ति को बचाने के लिए जो इस वारदात का असली गुनहगार है। लोगों के बढ़ते गुस्से और इंसाफ की आवाज को शांत करने के लिए अगले ही दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि केस की जांच सीबीआई करेंगी और तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में कराया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मनीषा के मामले में शुरू से ही जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी गलतियां रही और शायद जानबूझकर की गई कि अब असली सच सामने आना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे समझने के लिए पुलिस की जांच पर नजर डालते हैं।
असलियत यह है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कोई ठोस काम नहीं किया। ना तो समय रहते कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ली, ना ही क्राइम सीन को सुरक्षित रखा। यहाँ तक कि मनीषा का गुमशुदा मोबाइल फोन भी तलाशने की कोशिश नहीं की गई। कॉल रिकॉर्ड और लास्ट लोकेशन, जो किसी भी केस की शुरुआती और सबसे बुनियादी कड़ी होती है, उसे भी बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। शव की हालत देखकर यह साफ था कि गर्दन और उसके ऊपर का हिस्सा जानबूझकर बुरी तरह डैमेज किया गया था, क्योंकि यही वह हिस्सा था जिससे यह सामने आ सकता था कि मौत गला घोटकर की गई हो। फोरेंसिक साइंस के मुताबिक गले के बीचों बीच एक हायोइड बोन होती है। इसका फ्रैक्चर अक्सर इस ओर इशारा करता है कि मौत गला घोटने से हुई है, लेकिन पुलिस और डॉक्टर्स का दावा था कि इस हिस्से को किसी जंगली जानवर ने खा लिया। सवाल यह है, क्या यह हकीकत में मुमकिन है? आमतौर पर जानवर हमेशा शरीर के सॉफ्ट टिश्यू वाले हिस्से को पहले निशाना बनाते हैं, लेकिन इस केस में उल्टा हुआ। नुकसान सिर्फ हार्ड बोन वाले हिस्से को हुआ, जबकि आसपास के सॉफ्ट टिश्यू बिल्कुल सेफ थे। इतना ही नहीं, मनीषा के कपड़े भी बिल्कुल सही हालत में मिले। ना तो कपड़ों पर जानवर के नोचने जैसे निशान थे और ना ही किसी जानवर का लार सलाइवा पाया गया। अगर सच में जानवरों ने शरीर को नुकसान पहुंचाया होता तो यह सब मौजूद होता। यानी साफ है, जानवर वाला एंगल ज्यादा एक थ्योरी लगता है, जो शायद असलियत को छुपाने के लिए बनाई गई थी। शव की जांच में यह भी पाया गया कि शरीर से कोई अंग गायब नहीं था। गर्दन से नीचे तक पूरी तरह सही सलामत था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपस में ही कंट्राडिक्टरी है। भिवानी सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मनीषा की सलवार फटी हुई थी और उसका नारा खुला हुआ था, यानी कपड़ों पर संघर्ष के निशान दर्ज थे, जो साफ इशारा करते हैं कि मनीषा ने खुद को बचाने की कोशिश की थी। इसके बावजूद रेप के एंगल को सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि शव या कपड़ों पर सीमन के निशान नहीं मिले। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सीमन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी यह तय नहीं करती कि रेप हुआ था या नहीं। यानी सिर्फ सीमन न मिलने के आधार पर पूरे एंगल को खारिज कर देना गलत है। और अगर जहर वाले एंगल पर नजर डाले तो भी कई बातें मेल नहीं खाती। अगर मनीषा ने सच में जहर निगला होता तो घटना स्थल से कम कोई बोतल, रेपर या कागज का टुकड़ा मिलता, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जहर को खाने के बाद आमतौर पर शरीर पर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे मुंह से झाग आना, उल्टी होना। इनसे कपड़ों पर दाग या निशान पड़ते हैं, लेकिन रिपोर्ट में इनका कोई भी उल्लेख नहीं है। क्राइम सीन पर एक और अजीब बात सामने आई। मनीषा की जूतियां ऐसे मिली जैसे किसी ने जानबूझकर उतारकर अलग फेंकी हो। इसके अलावा वहां शराब की बोतल और गाड़ियों के टायर के निशान भी पाए गए, लेकिन पुलिस ने इन अहम सबूतों को फोरेंसिक टेस्ट कराना जरूरी नहीं समझा। अगर पुलिस सच में केस को सुलझाने के लिए गंभीर होती तो कई बेसिक स्टेप्स उठाए जा सकते थे, जैसे क्राइम सीन से लिए गए सॉइल सैंपल्स का टेस्ट, टायर के प्रिंट्स को मैच करवाना और सबसे जरूरी मोबाइल टावर डंप एनालिसिस, यानी उस इलाके में घटना के समय कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव थे और बाद में अचानक कौन कौन से नंबर बंद हो गए। लेकिन पुलिस ने इनमें से एक भी काम नहीं किया। ना ही मनीषा के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, ना उसके दोस्तों, स्कूल स्टाफ या रिश्तेदारों के बयान दर्ज हुए, और ना ही इस बात की जांच हुई कि किसी से झगड़ा, विवाद या किसी रिश्ते को लेकर टकराव तो नहीं हुआ था। यानी इन्वेस्टिगेशन के हर जरूरी पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जाए तो वहां भी गहरी इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। भिवानी सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि आई बॉल्स मिसिंग थे, जबकि रोहतक पीजीआई रिपोर्ट में दर्ज है कि कॉर्निया और पुपिल पूरी तरह डिकम्पोज थे। यानी दोनों रिपोर्ट्स आपस में मेल ही नहीं खाती और यहीं से असली सच और धुंधला हो जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब कोई हिस्सा मौजूद ही नहीं था तो उसका डिकम्पोज होना कैसे संभव है? अगर विस्तर रिपोर्ट की बात करें तो भिवानी सिविल हॉस्पिटल ने सिर्फ आधी किडनी और स्प्लीन के कुछ हिस्से टेस्ट के लिए भेजे थे, लेकिन जब यही बॉडी रोहतक पीजीआई पहुंची तो उनकी रिपोर्ट में लिखा गया कि किडनी, स्प्लीन, यहाँ तक कि ओवरीज तक पूरी तरह गायब है। सोचिए, जब आधे अधूरे पार्ट्स ही भेजे गए थे तो फिर पूरे ऑर्गन को अब्सेंट कैसे बता दिया गया? यही नहीं, रोहतक पीजीआई रिपोर्ट में ये भी दर्ज है कि शव पर मिट्टी और बालों पर घास पत्तियां पाई गई, जबकि हकीकत यह है कि भिवानी हॉस्पिटल से सबको पोस्टमार्टम के बाद धोकर बिना कपड़ों के प्लास्टिक में पैक करके भेजा गया था। यानी बॉडी पर मिट्टी या पत्तियां मिलना तकनीकी रूप से संभव ही नहीं था। तो फिर सवाल यही है
क्या ये रिपोर्ट जानबूझकर इस तरह बनाई गई या फिर जल्दबाजी और लापरवाही से गंभीर गलतियां कर दी गई? अब बात करते हैं उस नोट की जिसका जिक्र पुलिस ने मनीषा की बॉडी मिलने के कई दिन बाद अचानक किया। पहला सवाल तो यही है कि अगर सच में नोट मिला था तो फिर इसे उसी वक्त सामने क्यों नहीं लाया गया? और दूसरा, इस नोट की हैंडराइटिंग पर नोट कीजिए, हर शब्द एकदम अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे लिखने वाले ने जानबूझकर बहुत आराम से और अलग स्टाइल में लिखा हो। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है उस नोट को लेकर जिसे पुलिस ने सबूत की तरह पेश किया। आमतौर पर जो इंसान मानसिक रूप से बेचैन और तनाव में होता है उसकी लिखावट टूटी फूटी सी होती है, लेकिन इस नोट में हर शब्द बेहद साफ सुथरा और आराम से लिखा हुआ दिखाई देता है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि लिखने वाला तनाव में था या जल्दी जल्दी लिख रहा था। सबसे हैरानी की बात यह है कि उस नोट में मनीषा ने ना तो खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी किसी मंशा का जिक्र किया और ना ही ऐसा कोई संकेत दिया जैसा पुलिस अपनी थ्योरी में बता रही है। दूसरी तरफ बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तो उसमें बताया गया कि मनीषा के शरीर में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड मिला है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि खेत में अक्सर इसी तरह के केमिकल वाले कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं। लगातार उपयोग के कारण इनके अंश जमीन के पानी में मिल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति खेतों के ट्यूबवेल का पानी पीता है और बाद में उसका ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसमें यह कंपाउंड आसानी से पाया जा सकता है। इसलिए इसकी मौजूदगी को जहर खाने का पक्का सबूत मान लेना गलत होगा। लेकिन पुलिस का कहना था कि मनीषा ने जहर खुद दुकान से खरीदा था। इस दावे को सही साबित करने के लिए पुलिस ने बकायदा दुकान का बिल और रजिस्टर्ड की एंट्री तक दिखा दी। अब सोचिए, जहां आमतौर पर लोग रोजमर्रा का सामान लेने के बाद बिल तक नहीं मांगते, वहां एक लड़की जो कथित तौर पर अपनी जिंदगी खत्म करने जैसी हालत में है, वो न सिर्फ बिल ले और दुकान के रजिस्टर में एंट्री भी कराए। यह बात खुद अपने आप में शक पैदा करती है। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन तो यह है कि शुरुआत में जब पुलिस ने इनक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की थी उसमें साफ लिखा था कि मनीषा की हत्या गला रेत कर की गई है। यानी पहले दिन पुलिस ने हत्या की थ्योरी मानी, लेकिन बाद में पूरी तरह कहानी बदल दी और इसे आत्महत्या की दिशा में मोड़ दिया। जब लोगों ने इंसाफ की मांग उठाई तो असल कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने कुछ पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर और सस्पेंशन करके लोगों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की, जबकि असली जरूरत थी गहराई से, निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच करने की। इस केस को अगर वाकई सही दिशा में ले जाना होता तो इसे किसी ऐसे अधिकारी को सौंपा जाता जिसकी ईमानदारी और निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जांच को और दबाने के लिए कई शहरों में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया। बीते मामलों का इतिहास देख ले तो अब ये उम्मीद बहुत कम रह जाती है कि सीबीआई की जांच या एम्स की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ठोस और नया सच सामने आ पाएगा। असल में यह केस हमें यही दिखाता है कि जांच के नाम पर इतनी कमियां छोड़ी गई कि अगर कल को असली गुनहगार सामने भी आ जाए तो वह आराम से अदालत में बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर बच जाएगा। यही वजह है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक साफ साफ हत्या का मामला लगता है जिसमें यौन शोषण की कोशिश की भी पूरी तरह संभावना है। लेकिन पुलिस की लापरवाही और जानबूझकर की गई गड़बड़ियों ने इसे इस कदर नुकसान पहुंचा दिया है कि अब सच और न्याय की उम्मीद करना लगभग मुश्किल सा हो गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मनीषा को इंसाफ मिल सके।